हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और बहुत मज़े में हूं। और इतनी ज़्यादा अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्नैपशॉट्स बुक का 7th चैप्टर जो कि है बर्थ बाय A.J. क्रॉनिन। अब चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि बर्थ यानी किसी चाइल्ड बर्थ, किसी बच्चे के पैदा होने के बारे में ये चैप्टर है। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली बड़ा सा कोई चैप्टर नहीं है, ये द सिटाडेल नाम की बुक से एक एक्सर्प्ट लिया हुआ है, यानी कि एक पोर्शन, एक पार्ट लिया हुआ है और इस पार्ट को हम एज अ पूरा चैप्टर यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब ये द सिटाडेल बुक क्या है? ये द सिटाडेल बुक पब्लिश हुई थी 1937 में और ये मेडिकल एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, यानी सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इस बुक को ज़रूर से रीड करते हैं। और इसमें बहुत सारे मेडिकल एथिक्स के बारे में, मतलब जितने भी एक डॉक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक डॉक्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए इस फील्ड में, वो सब इस बुक में मैंशनड है। ओके, अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किसके ऊपर रिवॉल्व करता है? ये चैप्टर बेसिकली रिवॉल्व करता है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के ऊपर। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है अभी रिसेंटली डॉक्टर बने हैं और किसके अंदर एज एन असिस्टेंट काम करते हैं? डॉक्टर एडवर्ड पेज। डॉक्टर एडवर्ड पेज एक बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है और उनके अंडर एज एन असिस्टेंट काम करते हैं डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। अब एक कपल है जिसका नाम है जो एंड सूजन। ये अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो एंड सूजन को 20 ईयर्स हो गए उनकी मैरिज को और उनको अब जाके एक बेबी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो उनके बेबी के बर्थ में, ना कोई कॉम्प्लिकेशन आए और सब कुछ स्मूथली हो जाए बेबी का बर्थ। एंड सडनली एक रात को शायद कुछ प्रॉब्लम होती है सूजन को, एंड इसीलिए जो है वो भागते हुए जाता है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के घर एंड उनको बुलाता है कि उनकी वाइफ को डॉक्टर की नीड है, आप प्लीज़ हमारे साथ घर चलिए। जैसे ही वो उनको घर लेकर आता है तो वो देखते हैं कि सूजन कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अभी चाइल्ड बर्थ में कुछ टाइम है, कुछ 1 और 2 आवर्स का टाइम लगेगा। अब डॉक्टर एंड्रयू मैनसन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन शाम में वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से उनकी जो इवनिंग थी वो अच्छी नहीं रही। हो सकता है उनकी आपस में कुछ फाइट हो गई है, कुछ डिस्कशन हो गए, कुछ झगड़ा हो गया, जिस वजह से वो बहुत स्ट्रेस्ड है और बहुत टेंशन में। तो इस स्ट्रेस्ड और इस टेंशन वाली सिचुएशन में उन्होंने कैसे सूजन की डिलीवरी करवाई, कैसे उसका चाइल्ड बर्थ करवाया, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन अब चाइल्ड बर्थ तो हो गया, पूरी फैमिली ऑब्वियसली बहुत टेंस थी क्योंकि 20 ईयर्स के बाद उनके घर में एक बेबी हो रहा था एंड सूजन एंड जो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब बेबी हुआ तो वो स्टिल बॉर्न बेबी हुआ, यानी कि लाइफलेस बेबी, वो एक डेड बेबी पैदा हुआ। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन बहुत टेंस्ड हो गए और बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि वो सूजन की मॉम को और सबको प्रॉमिस कर चुके थे कि टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ, बेबी एंड मदर दोनों बहुत हेल्दी पैदा होंगे। आई मीन बेबी जो है हेल्दी पैदा होगा और जो मॉम है वो हेल्दी रहेगी, उनको भी कोई, उनकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। बट जो बेबी था वो स्टिल बॉर्न हुआ था और उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ उनकी इतनी टेंस्ड वाली इवनिंग रही थी। तो बेसिकली डॉक्टर एंड्रयू की हालत यहाँ पे बहुत ख़राब हो गई थी बेबी को डेड देखकर। उन्होंने कम से कम 30 मिनट से लेके 1 आवर तक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले एफर्ट्स लगाए बेबी को ज़िंदा करने के लिए, यानी कि बेबी के अंदर ब्रीदिंग वापस लाने के लिए। तो बेबी के अंदर शायद एस्फेक्सिया पैलिडा नाम की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि शायद बेबी की ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया था। इस वजह से बेबी की पल्स, यानी कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी रिस्ट पे यहाँ हाथ लगाते हैं और हमारी हार्ट बीट यानी हमारे पल्स चेक करते हैं, तो वैसे ही पल्स जो था उसमें नहीं था। लेकिन इसलिए फिर डॉक्टर ने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जो उन्होंने पहले अपनी मेडिकल प्रैक्टिस की फील्ड में किसी को देखा था, और वही सारे उन्होंने मेथड्स यूज़ किए उस बेबी को वापस जिंदा करने के लिए। एंड फाइनली विद गॉड्स ग्रेस उस बेबी के अंदर ब्रीदिंग आई, उस बेबी के अंदर जान आ गई और लाइफ आ गई। तो इस तरीके से एक डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो अभी रिसेंटली डॉक्टर बने और अभी तो एक असिस्टेंट है, कैसे उन्होंने एक चाइल्ड बर्थ करवाया और किसी की लाइफ को सेव किया, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और वो सारे मेथड्स हम डिटेल में पढ़ेंगे जो उन्होंने यूज़ किए उस बेबी को जिंदा करने के लिए, अलाइव करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन।
Birth is an excerpt from the citadel that revolves around the Andrew Manson who just graduated from medical school. तो जो birth है ये एक excerpt है, यानी कि एक छोटा सा portion है बड़ी सी novel का जिसका नाम है The Citadel, जो 1937 में publish हुई थी और important है medical ethics के लिए। और जो एंड्रयू मैनसन है वो अभी भी ग्रेजुएट हुए हैं मेडिकल स्कूल से, यानी अभी अभी लेटेस्टली वो डॉक्टर बने हैं। It is an account of how the newly graduated medical practitioner helped in bringing Joe and Susan's child in this world despite going through a tough time with his girlfriend Christine. तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे एंड्रयू मैनसन ने जो और सूजन, जो कि कपल है, जो 20 इयर्स के बाद अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी मदद करी। और किस सिचुएशन में मदद करी? तब जब उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ उनका टफ टाइम चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने उस कपल की हेल्प करी। Andrew Manson has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. तो एंड्रयू मैनसन ने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस खत्म करी और वो एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हैं डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर। और कहाँ पे ये है, किस जगह की बात हो रही है ये स्टोरी की? ये वेल्श टाउन जो यूके है, जो यूनाइटेड किंगडम है, उसको हम वेल्श भी कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है ब्लेनली, ये वहाँ की बात हो रही है। और बेसिकली ये जो टाउन है ब्लेनली, ये माइनिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी माइंस है और यहाँ पे माइनिंग होती है। ओके, ऑल्सो जो है, जो सूजन का हस्बैंड है, वो भी एक माइनर ही है, यानी कि माइनिंग का प्रोफेशन, उसका माइनिंग करने का बिजनेस है। Now let's begin with the chapter and detailed explanation of this chapter. Though it was nearly midnight when Andrew reached Brian Gower, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. तो अब बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या टाइम है। बता रहे हैं कि मिडनाइट यानी रात के 12 बज रहे हैं और एंड्रयू मैनसन जो डॉक्टर हैं हमारे, वो अभी अभी ब्रायन गोवर, यानी कि उनके अपार्टमेंट का नाम है, उनकी बिल्डिंग का नाम है, अभी अभी रात में काम से लौट के अपने गर्लफ्रेंड से गए थे। जैसे मैंने बताया था, गर्लफ्रेंड के पास गए थे और उनके साथ उनकी डिस्कशंस हो गई थी। एक डिस्टर्ब्ड डे रहा उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ उनका। तो बस वो सब चीज़ों से डिस्टर्ब्ड होकर फाइनली रात के 12 बजे वो अपने अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं। और जैसे ही वो पहुंचते हैं वो देखते हैं वहाँ पे उनका कौन वेट कर रहा है, जो मॉर्गन वेट कर रहा है। और वो टेंस्ड है, इसलिए टेंस्ड है क्योंकि उसकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो एक्सपेक्ट कर रही है, यानी उसकी डिलीवरी शायद होने वाली है। इस वजह से वो बहुत टेंशन है और डॉक्टर को बुलाने आया है। और वो क्या कर रहा है, जैसे ये घर की सीढ़ियाँ होती है ना, इस तरीके से वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, क्योंकि वो टेंस्ड है। और ये जो स्टेयर्स हैं ये किसके बीच में है? एक सर्जरी और घर के एंट्रेंस के बीच में है। यानी इस तरफ एक सर्जरी है, वो रूम है जहाँ पर डॉक्टर्स अपना डॉक्टर का छोटा सा क्लिनिक बोल सकते हो, या जहाँ पे वो पेशेंट्स को देखते हैं, वो है। और इस तरफ डॉक्टर के घर की एंट्रेंस है और उसके बीच में ये स्टेयर्स हैं जहाँ पे जो मॉर्गन ऊपर नीचे स्टेप्स ऊपर नीचे चढ़ रहा है सीढ़ियों के, क्योंकि वो टेंस्ड है। सर्जरी मैंने आपको बताया था, प्लेस वेयर अ डॉक्टर और डेंटिस्ट और अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रीट्स और एडवाइजर्स पेशेंट्स, यानी जहाँ पे डॉक्टर एक पेशेंट को देखते हैं। तो बेसिकली हो सकता है उन्हीं के घर पे एक छोटा सा उन्होंने रूम बना के रखा है जहाँ पे वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. At the sight of him, यानी जैसे ही जो मॉर्गन ने डॉक्टर एंड्रयू मैनसन को देखा, उनका जो फेस था उस पर रिलीफ आ गया, यानी थोड़ी टेंशन कम हुई कि थैंक गॉड डॉक्टर आ गए। बर्ली का मतलब क्या होता है? अ पर्सन लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग हैवी बिल्ड। तो यहाँ पे बर्ली किसको बोला जा रहा है? बर्ली बोला जा रहा है जो मॉर्गन। जो मॉर्गन का जो अपीयरेंस है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करा जा रहा है कि जो मॉर्गन था वो बहुत लार्ज, बहुत स्ट्रॉन्ग और हैवीली बिल्ड मैन था। और ड्रिलर यानी पर्सन हु वर्क्स इन द ड्रिलिंग कंट्रोल्स इन द रिग फ्लोर। तो जो पर्सन ड्रिलिंग मशीन के ड्रिलिंग का काम करता है उसका प्रोफेशन एज अ ड्रिलर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही एक हैवीली बिल्ट आदमी जिसका नाम जो मॉर्गन है, उसने डॉक्टर को देखा तो उसके फेस पे रिलीफ आया। और ड्रिलर क्यों बोला? क्योंकि उसका प्रोफेशन, जो मॉर्गन का प्रोफेशन है कि वो ड्रिलिंग का काम करता है। और जैसे ही वो डॉक्टर को देखता है वो क्या बोलता है? वो कहता है, डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर सिंस हियर दिस लास्ट आवर। तो बोलता है डॉक्टर मैं बहुत ग्लैड हूँ, यानी कि मैं बहुत हैप्पी हूँ जैसे ही मैंने आपको देखा। मैं यहाँ पे आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर का मतलब है कि मैं यहाँ पे कब से आपका वेट कर रहा हूँ, पिछले 1 आवर से, 1 आवर से मैं आपका यहाँ पे
वेट करो। जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे खुशी हुई और थोड़ी टेंशन कम हुई। द मिसेस वॉन्ट्स ये बिफोर टाइम टू। तो मिसेस का मतलब यहाँ पे क्या है, मिसेस का मतलब वाइफ, और ये यानी YE का मतलब क्या है, एन ओल्ड रिटन फॉर्म ऑफ द वर्ड द। पुराने ज़माने में, बहुत एंशंट टाइम में जो हम लिखते हैं वर्ड द, उसको पहले हम YE ये ऐसे लिखते थे। तो उन्होंने जस्ट यहाँ पे इन वर्ड्स को यूज़ किया चैप्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मॉर्गन डॉक्टर से क्या बोलते हैं कि द मिसेज यानी जो मेरी वाइफ है वो बिफोर टाइम एक्सपेक्ट करी, यानी कि अभी उसकी डिलीवरी का टाइम हुआ नहीं है बट उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, शायद इसकी वजह से शायद उसकी डिलीवरी अभी पहले समय से पहले होने वाली है, तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास उन्हें बुलाने आया है। एंड्रयू abruptly recalled from the contemplation of his own affairs told Morgan to wait। अब डॉक्टर एंड्रयू जो है वो अभी 12 बजे रात को घर आए हैं, और कैसे आए, अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कशंस और शायद उनकी कुछ फाइटिंग हो गई उससे या झगड़ा हो गया, उसके बाद आए और बहुत टेंस कंडीशन में आए हैं इस वक्त। तो एंड्रयू एब्रप्टली यानी कि सडनली उसको बोलता है, सडनली एकदम उसको याद आता है वो पूरा कंटेम्पलेशन यानी कि डीप रिफ्लेक्टिव थॉट, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारे थॉट्स चल रहे हैं जो वो गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कशंस हुए हैं उसकी क्रिस्टीन के साथ, तो वो सब चल रहे हैं। सडनली उसने एब्रप्टली सडनली बोला कि ठीक है, चलो ठीक है, तुम वेट करो, मैं अभी 1 मिनट अपने घर से अंदर से आता हूँ। ओन अफेयर्स यानी अपने जो उनके सारे इश्यूज थे उससे उन्होंने क्या बोला, सडनली उसको बोला कि उनको स्टॉप किया उन थॉट्स को और बोला मॉर्गन को कि ठीक है तुम वेट करो, मैं अंदर से 2 मिनट घर से होकर आता हूँ। He went into the house for his bag, then together they set up for number 12 Blena Terrace। तो डॉक्टर एंड्रयू जल्दी से अपने घर में गए, अपना बैग उठा के आए, वो बैग जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो एक डॉक्टर को नीड होती है एक पेशेंट को ट्रीट करते टाइम, तो वो सब ले आए। एंड साथ में जो और एंड्रयू दोनों जो के घर के लिए चले गए जिसका एड्रेस है नंबर 12 ब्लेना टेरेस, क्योंकि यहीं घर पर सूजन उसकी वाइफ वेट कर रही है और प्रॉब्लम में है। द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री। तो अब यहाँ पे जब रात के 12 बजे दोनों घर जाते हैं जो के, तो यहाँ पे वेदर डिस्कस हो रहा है कि रात कैसी थी, ठंडी हवा कैसी थी, रात में बहुत कूल थी और डीप थी और काफ़ी क्वाइट, काफ़ी शांति थी उनके शहर में, और ऐसा लग रहा था कोई मिस्ट्री है, कोई मिस्ट्री यानी कि कोई ऐसी चीज़ लग रही थी कि कुछ रहस्य लग रही थी, रात रहस्यमयी लग रही थी। यूजुअली सो परसेप्टिव, एंड्रयू नॉट फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। परसेप्टिव का मतलब क्या है, हैविंग और शोइंग सेंसिटिव इंसाइट। लिस्टलेस यानी लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। तो बोल रहे हैं कि यूजुअली जो डॉक्टर एंड्रयू है वो बहुत परसेप्टिव टाइप के इंसान है, यानी काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी ध्यान देते हैं हर चीज़ को, लेकिन इस वक्त वो बहुत टेंस्ड थे, तो वो बहुत लिस्टलेस फील कर रहे थे, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं थी, कोई एंथुजियाज्म नहीं था, वो बिल्कुल डेड फिश जैसे थे, एक मरी हुई मछली जैसे बिहेव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। किसके बारे में? अपनी गर्लफ्रेंड से जो डिस्कशंस हुए थे उस बारे में। He had no premonition that this night call would prove unusual, still less than it would influence his whole future in Blenley। तो premonition का मतलब क्या होता है? A strong feeling that something unpleasant is about to happen। तो premonition मतलब एक strong feeling किसी इंसान को आ जाती है ना कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ unpleasant होने वाला है वो। तो पर यहाँ इस लाइन में ये बात बोल रही है कि डॉक्टर एंड्रयू के मन में कोई प्रीमोनिशन नहीं था, यानी कोई भी ऐसा थॉट नहीं था कि कुछ गलत होने वाला है, मैं किसी पेशेंट को ट्रीट करने जा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ थॉट नहीं था। और बेसिकली ये जो नाइट थी ये उन ब्लेनली में उनके फ्यूचर को बहुत इन्फ्लुएंस करने वाली थी, क्योंकि वो एक नए डॉक्टर बने हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट केस, एक इम्पॉर्टेंट पेशेंट को ट्रीट करने जा रहे हैं जो 20 साल बाद अपना फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रही है, और वो भी बिफोर टाइम, समय से पहले उसकी शायद डिलीवरी हो रही है। तो अगर उन्होंने उस बच्चे को नहीं बचाया तो ये उनके करियर का शायद टर्निंग पॉइंट हो सकता है ब्लेनली नाम के शहर में। लेकिन वो बहुत पॉजिटिव, लेकिन उनके दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं थे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो तो यूजुअली उसके घर जा रहे थे जो के चेक करने सूजन को। द टू men walked in silence until they reached the door of number 12, then Joe drew up short। फाइनली जो एंड एंड्रयू दोनों जो के घर पे पहुंच गए एंड सडनली वो नंबर 12 जो उसका घर का एड्रेस था वहाँ पहुँच गए, और जो है, जो सूजन का हस्बैंड है, ही ड्रू अप शॉर्ट का मतलब क्या है? टू कम टू हॉल्ट सडनली, जो सडनली स्टॉप कर लिया, एकदम वो रुक गया घर के बाहर। कौन? जो। I'll not come in, he said, and his voice showed signs of strain।
तो जो ने डॉक्टर एंड्रयू से बोला कि मैं अंदर नहीं आऊँगा डॉक्टर, और उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था वो स्ट्रेन में है, यानी काफ़ी टेंस्ड है, यानी वरिड है अपनी वाइफ की कंडीशन को देख के। बट मैन आई नो you'll do well for us। और उसने डॉक्टर को बोला कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं थोड़ा टेंस हूँ, आप अंदर जाओ, और मुझे पता है डॉक्टर कि आप हमारे लिए सबसे बेस्ट करोगे, आप हमारा कुछ गलत नहीं करोगे, आप पॉजिटिव न्यूज़ में ही लेकर ही पॉजिटिव न्यूज़ को ही लेकर बाहर आओगे। तो जो बेसिकली घर के बाहर वेट कर रहा था वो टेंस था और वो अंदर नहीं गया, सिर्फ डॉक्टर अंदर घर में गए। Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only by an oil lamp। तो जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू घर में जाते हैं वो क्या देखते हैं, नैरो स्टेयर है, यानी बहुत पतली सी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ऊपर जाते से एक स्मॉल बेडरूम है। वो बेडरूम क्लीन है, साफ सुथरा है, बट पुअरली फर्निश्ड है, यानी कि बहुत कोई हाई फाई घर में फर्निचर्स नहीं है, कोई बढ़िया सा इंटीरियर नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मॉर्गन के प्रोफेशन की वजह से वो एक ड्रिलर है, तो ड्रिलर का घर थोड़ा सा नॉर्मल ही होता है, इतना कोई वेल फर्निश्ड नहीं होता। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और एक तेल का लैंप जल रहा था, सिर्फ उसी एक ऑयल लैंप की वजह से उनके पूरे घर में लाइट थी, उस कमरे में रोशनी थी। तो इस तरीके का उनके घर का जो एनवायरनमेंट था वो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। Here Mrs. Morgan's mother, a tall grey-haired woman of nearly 70, and the stout elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room। अब stout का मतलब क्या होता है? Stout का मतलब होता है a person rather fat or heavily built, एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा heavily built है। और मिडवाइफ कौन होती है? मिडवाइफ वो पर्सन होती है, वो लेडी होती है हु इज ट्रेन टू असिस्ट वुमेन इन चाइल्ड बर्थ। तो जो वुमेन प्रेग्नेंट है और जिसका चाइल्ड बर्थ, जिसकी डिलीवरी होने वाली है, तो वो डिलीवरी में आके हेल्प करती है और बेसिकली एक वुमन होती है। तो मिडवाइफ को हम बेसिकली नर्स भी बोल सकते हैं, और हिंदी में बोले तो हम दाई माँ जैसे बोलते हैं, वो होती है मिडवाइफ या नर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे ही वो ऊपर रूम में गया, वहाँ पे कौन बैठा था? वहाँ पे मिसेज मॉर्गन, जो सूजन है उसकी मॉम बैठी हुई थी। वो एक ओल्ड लेडी थी, अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स की थी, बहुत टॉल थी वो, और उनके ग्रे हेयर यानी सफ़ेद बाल थे उनके, एंड वो स्टाउट थी, यानी थोड़ी सी मोटी सी थी, फैट थी, और हैवी बिल्ट था उनका। और उन्हीं के जस्ट साइड में कौन बैठी हुई थी? एक मिडवाइफ, यानी कि वो नर्स जो चाइल्ड बर्थ के टाइम हेल्प करती है, वो भी बैठी हुई थी पेशेंट के साइड में। तो उस रूम में कौन कौन था? सूजन था, सूजन की मॉम थी, और मिडवाइफ यानी कि जो नर्स थी, वो तीनों बैठे हुए थे। और जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू उस रूम में एंटर किए, वो तीनों क्या देखने लगे? डॉक्टर एंड्रयू के एक्सप्रेशंस देखने लगे कि डॉक्टर एंड्रयू आ गए एंड फाइनली अब उनकी हेल्प होने वाली है। तो ये जो है, ये सूजन की मॉम है, और ये जो लेडी आप देख रहे हैं, ये है मिडवाइफ, यानी कि वो नर्स जो चाइल्ड बर्थ के टाइम हेल्प करती है। ओके, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैक, said the farmer quickly after a few moments। तो back का मतलब क्या होता है? use the term use of endearment often after a personal name। तो यूजुअली डॉक्टर्स को उनके नाम के बाद हम बैक बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, तो वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रयू बैक, यानी एक रिस्पेक्टफुल नेम एक डॉक्टर को जब उनके नाम के बाद बोला जाता है। तो ये डायलॉग कौन बोल रहा है? ये लाइंस कौन बोल रहा है? ये बोल रही है एंड सूजन की मॉम बोल रही है। वो कह रही है लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, कि डॉक्टर मैं आपके लिए एक कप चाय बना देती हूँ। और फॉर्मर यानी कि जो दो लोगों की बात हुई है, उसमें से जो सेकंड नंबर ने पर्सन है उसने बोली है। तो पिछली स्लाइड में किन दो लोगों की बात हुई थी? मिडवाइफ की बात हुई थी और सूजन की मदर की बात हुई थी। तो सेकंड नंबर पे कौन है? सूजन की मदर। तो फॉर्मर मतलब जो सेकंड पर्सन की बात हो रही है वो। तो वो कह रहे हैं कि जो सूजन की मॉम है, उन्होंने क्या बोला कि मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ, और उन्होंने जल्दी से जाके चाय बना भी दी डॉक्टर एंड्रयू के लिए। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, तो और एंड्रयू ने उनको देख के फेंटली स्माइल किया, यानी कि स्माइलिंग विथ लेस एनर्जी और स्माइल दैट लैक स्पिरिट। तो आप में जब बिल्कुल एनर्जी नहीं हो, और आप जब मजबूरी में हंसते हो लाइक दिस कि हाँ ठीक है अब आपको किसी को स्माइल पास करनी है, तो बस इस तरीके से एंड्रयू ने एक स्माइल पास करी है सूजन की मॉम को। He saw that the old woman, wise in experience, realized that there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later।
तो एंड्रयू ने ये देखा कि जो वो ओल्ड वुमन है, यानी कि जो सूजन की मॉम है, वो वाइज एंड एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो 70 ईयर्स की है ऑलमोस्ट, काफ़ी एजड है। तो वो कह रहे हैं कि उसका काफ़ी वाइज लेडी दिखाई दे रही थी, और दिखाई दे रही थी कि वो कितनी एक्सपीरियंस है, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं चीज़ों के। और डॉक्टर ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी मॉम शायद ये सोच रही हैं कि अभी डिलीवरी में कुछ टाइम लगेगा। तो ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर एंड्रयू अभी केस को, इस ट्रीटमेंट को थोड़ी देर छोड़ के घर चले जाएं। तो बेसिकली जो सूजन की मॉम है वो इस वजह से टेंस रहे कि डॉक्टर कहीं आधे में घर छोड़ के, आधे में सूजन को छोड़ के, ट्रीटमेंट छोड़ के अपने घर ना चले जाएं, क्योंकि अभी डिलीवरी में टाइम है। तो जैसे ही डॉक्टर ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी मॉम ऐसा सोच रही हैं, वो उनकी मदर को बोलते हैं, डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो फ्रेट मतलब वरी, टेंशन करना। तो उन्होंने उनकी मॉम को दिलासा दिलाया, थोड़ा नॉर्मल करा, उनको बोला कि डोंट फ्रेट, आप टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं यहीं हूँ आपकी बेटी के साथ जब तक सब कुछ डिलीवरी अच्छे से नॉर्मली अच्छे से हो ना जाए। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच ही गेव हिम। फिर जो डॉक्टर एंड्रयू वो नीचे चले जाते हैं और किचन में बैठकर वो चाय पी रहे होते हैं जो सूजन की मम्मी ने उनके लिए बनाई होती है। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. तो overwrought का मतलब क्या होता है? overwrought का मतलब in a state of anxiety या tired। जब आप बहुत tired होते हो, जब anxiety आपको फील हो रही होती है, तो आप overwrought होते हो। एंड snatch मतलब manage to take, वो नहीं ले सकता। तो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं डॉक्टर एंड्रयू? वो डॉक्टर एंड्रयू सोच रहे हैं, वो इतने टायर्ड और उस टायर्ड कंडीशन में सोच रहे हैं कि अगर मैं घर भी चले जाता हूँ इस वक्त, तो मैं 1 घंटे के लिए भी नहीं सो पाऊंगा, यानी 1 घंटे के लिए भी नींद करना मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उतनी देर में मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सूजन एक्सपेक्ट कर सकती है बेबी की डिलीवरी। तो वो बहुत टायर्ड थे और ऐसा सोच रहे थे। He knew too that the case here would demand all his attention। तो डॉक्टर एंड्रयू को पता था कि जो केस है, जो ट्रीटमेंट है सूजन का यहाँ पे, उस ट्रीटमेंट में डॉक्टर का पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब टिपिकल केस हो रहा था, थोड़ा सा टेंशन वाला केस बन रहा था। A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over। क्वीर मतलब स्ट्रेंज, ऑड, अजीब सा। लेथार्जी यानी जब आप लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म होता है। तो वो कह रहे हैं कि एक अजीब तरीके की जो लैक ऑफ एनर्जी था, यानी कि बिल्कुल डल टाइप के हो गए थे डॉक्टर एंड्रयू, वैसा वो बन गए थे। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया डॉक्टर ने कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ, जैसी भी मैं थक रहा हूँ, जैसी भी मेरी कंडीशन है, मैं यहीं पर रुकता हूँ जब तक सब कुछ ओवर ना हो जाए, यानी कि जब तक सूजन की डिलीवरी कंप्लीटली अच्छे से होना जाए और बेबी अच्छी सिचुएशन में बाहर ना आ जाए। An hour later he went upstairs again, noted the progress made, came down once more, sat by the kitchen fire। तो फिर 1 घंटे बाद डॉक्टर एंड्रयू फिर से ऊपर रूम में जाते हैं, सूजन को चेक करते हैं, और उन्होंने नोटिस किया कि अभी कुछ टाइम और लगेगा बेबी की डिलीवरी में। तो फिर से वो नीचे आ गई किचन में, और कहाँ आके बैठ गए? किचन फायर। इस तरीके से किचन में छोटी सी ऐसे अंगीठी टाइप की ऐसे फायर जल रही थी, और वहीं पे आके वो बैठ गए। इट वॉज स्टिल यानी बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत। तो जो सिचुएशन थी उस टाइम, रात में घर का माहौल बिल्कुल शांत था, कोई मूवमेंट नहीं था किसी चीज़ का, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। रसल का मतलब क्या होता है? सिंडर का मतलब क्या होता है? सिंडर मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ पार्टली बर्न्ड कोल और वुड दैट हैज स्टॉप्ड गिविंग ऑफ फ्लेम्स बट स्टिल हैज कंबशन मैटर इन इट। तो ये जो आग जल रही थी बेसिकली फायर प्लेस में, इसमें फ्लेम्स यानी आग निकलना बंद हो गई थी, बस लास्ट में क्या बचा था? चारकोल या कोयले के एशेस बचे हुए थे। एंड ग्रेट यानी क्या होता है? ग्रेट बेसिकली यानी कोई अंगीठी होती है या कोई मेटल का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ही फायर जल रही होती है। तो वो बोल रहे हैं कि वहां पे बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं थी, यहाँ तक कि जो फ्लेम्स, ये जो आग निकल रही थी वो भी बंद हो गई थी। सिर्फ वहां पे किस चीज की आवाज थी? 2 चीजों की आवाज थी। पहली आवाज रसल की थी। रसल यानी कि जो इसमें कोयला जल रहा था और उसमें से छोटे छोटे से ऐश के वो निकल रहे थे, इस तरीके से निकलते ना, डॉट्स निकलते, कोयले के अंगीठे की जो आवाज होती है वो आवाज आ रही थी। और घड़ी की टिक टॉक, जो किचन में वॉल क्लॉक लगी थी उसकी टिक टॉक की आवाज। बाकी पूरे घर में कोई आवाज नहीं थी। No, there was another sound, the beat of the Morgan's footsteps as he paced in the streets outside. Paced यानी कि walked
फिर एकदम वो बोलते हैं नहीं नहीं, एक आवाज़ और आ रही है। किसकी आवाज़ आ रही है? जो मॉर्गन के फुटस्टेप्स की, क्योंकि वो बाहर, घर के बाहर जो सड़क थी, स्ट्रीट थी, उसने बोला था मैं बाहर ही खड़ा हूँ, यहीं मैं वॉक कर रहा हूँ, तो उसके पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो इधर से उधर उनके घर के बाहर पेस कर रहा था, यानी कि वॉक कर रहा था, बिकॉज ही वॉज टेंस्ड फॉर हिज वाइफ। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. अब ये old woman कौन है? ये वही old woman जो सूजन की मदर है। तो बताने की जो सूजन की मदर थी वो अब साइड में आके बैठ गई डॉक्टर के, और क्या कलर की ड्रेस पहनी थी उन्होंने? एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। क्वाइट मोशनलेस, वो कोई हिल डुल नहीं रही थी, कोई मूवमेंट नहीं करी थी, बस चुपचाप डॉक्टर के साइड में आके बैठ गई थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव, लेकिन इतनी रात हो गई थी, लेकिन एक 70 ईयर की ओल्ड वुमन भी सो नहीं रही थी, क्योंकि अपनी बेटी के लिए वो टेंस थी और उसकी आंखें बिल्कुल अलाइव थी, और सिर्फ डॉक्टर को ही वो देखे जा रही थी इस उम्मीद से कि सब कुछ ठीक होगा ना। प्रॉबिंग यानी इंक्वायरिंग क्लोजली, और सर्चिंग यानी उसकी आंखें सिर्फ डॉक्टर के चेहरे पे यही सर्च कर रही थी, यही ढूंढ रही थी कि सब कुछ सही होगा। नेवर लिविंग फेस यानी वो कंटिन्यूसली डॉक्टर के फेस को देखे जा रही थी। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, हिज यानी किसके? एंड्रयू, डॉक्टर एंड्रयू के जो थॉट्स थे वो हैवी थे। क्यों? क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनके डिस्कशंस हो गए थे और वो बहुत टेंस थे, तो उनके थॉट्स हैवी थे। और मडल्ड यानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में थे डॉक्टर के थॉट्स। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट द कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली। अब यहाँ पे डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है? जब डॉक्टर घर वापस आ रहे थे अपने अपार्टमेंट में, तो वो कहाँ से होते हुए आए थे? कार्डिफ स्टेशन से होते हुए आए थे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ एक ऐसी एपिसोड को, एक ऐसी चीज़ देखी जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे मॉर्बिडली यानी कि विथ रेफरेंस टू डिस्टर्बिंग और अनप्लेजेंट इंटरेस्ट और एक्टिविटी इन एन अबनॉर्मल अनहेल्दी मैनर। तो बेसिकली वो डिस्टर्ब्ड हो गए थे और बहुत अनप्लेजेंट यानी बहुत ख़राब फील कर रहे थे। क्या ख़राब फील कर रहे थे? जब वो घर लौट रहे थे कार्डिफ स्टेशन से, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कोई सिचुएशन जो उनके दिमाग में चल रही थी। अब क्या डॉक्टर ने देखा, वो आइए आगे पढ़ते हैं। He thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly. तो बेसिकली उन्होंने क्या देखा? ब्रैमवेल कार्डिफ स्टेशन पे उन्होंने कुछ कपल्स को देखा, कुछ लोगों को देखा जो आपस में फाइट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तो सबसे पहले वो, और उनके कुछ फ्रेंड्स थे वो, तो सबसे पहले वो किसके बारे में सोच रहे हैं? सबसे पहले वो ब्रैमवेल नाम के लड़के के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो फूलिशली, कितना बेवकूफ़ लड़का था जो बिल्कुल एक औरत के लिए, एक वुमन के लिए डिवोटेड था, यानी कि इतना सीरियस था। और उस लड़की ने, उस वुमन ने क्या किया? उसको डिसीव किया, उसको चीट किया, यानी उसको धोखा दिया। डिसीव्ड हिम सॉर्डेडली यानी कि सेल्फिश एंड सेल्फली सीकिंग। तो वो बताने कि ब्रैमवेल इतना बेवकूफ़ था कि वो उस औरत के लिए इतना डिवोटेड था जिसने उसको चीट किया, और सॉर्डेडली यानी कि वो वुमन कैसी थी? बहुत सेल्फिश थी और अपने ही बारे में सोचती थी। फिर वो दूसरे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, और वो है एडवर्ड पेज। ऑफ एडवर्ड पेज बाउंड टू द श्रीविश ब्लॉडवेन। श्रीविश यानी कि बैड टेम्पर्ड और अग्रेसिव वुमेन। तो वो जो बता रहे हैं एडवर्ड पेज के बारे में कि एडवर्ड पेज किसके लिए डिवोटेड था? एक ऐसी वुमन के लिए जो बहुत श्रीविश थी, यानी बैड टेम्पर्ड, उसको बार बार गुस्सा हो जाता था और बार बार लड़ाई झगड़े करती थी एडवर्ड पेज से। ब्लॉडवेन ऑफ डेनी, और ये लोग किस जगह के थे? डेनी नाम की जगह के से। और वो कैसे रह रहे थे? दे वर लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। तो वो जो लड़का है, कौन? एडवर्ड पेज, वो अनहैप्पीली यानी बहुत नाखुश होके अपनी वाइफ से अलग रह रहा था। तो ये सारी जो सिचुएशन थी, ये सारी जो चीज़ें उन्होंने कार्डिफ स्टेशन पे देखी थी, वो सब बैठे बैठे किचन में उनके दिमाग में आ रही थी और डिस्टर्ब करी थी, क्योंकि अगेन उनका भी जो सिचुएशन थी किसके साथ? क्रिस्टीन के साथ, वो सही नहीं थी। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फ्यूचर्स। डिसमल मतलब क्या होता है? कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन। तो एक ऐसा मूड बन जाता है जिसमें आप बहुत सैड हो जाते हो, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हो, उसे हम कहते हैं डिसमल। तो वो ये कहते हैं कि हिज रीजंस टोल्ड देम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स। तो ये अपने दोस्तों को स्टेशन पे एक दूसरे से झगड़ते हुए, लड़ते हुए और इतनी अनसक्सेसफुल मैरिजेस को देख के उनके दिमाग में क्या आ रहा था कि ये सारी मैरिजेस फेल है, और ये सब सोच के वो बहुत डिप्रेस फील कर रहे थे और बहुत सैड फील कर रहे थे डॉक्टर। It was a conclusion which in his present state made him wince. तो उनके दिमाग में फाइनली वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे थे अपने और क्रिस्टीन के बारे में, और ये सोच सोच के वो विंस हो गए। विंस यानी
अ श्रिंकिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ पेन एंड डिस्ट्रेस, यानी कि वो हिल गए उनके दिमाग में और उनकी पूरी बॉडी में कपकपी छा गई क्योंकि वो इतना टेंस थे और वो इतना सोच रहे थे इधर उधर की बातों को कि वो विंस हो गए, यानी कि बिल्कुल श्राइकिंग मूवमेंट हो गया उनका। ही विश टू कंसिडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट। तो डॉक्टर एंड्रयू मैरिज को, शादी के लिए उनके क्या व्यूज थे, वो एक आइडियलिक स्टेट समझते थे, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी एंड पीसफुल। तो डॉक्टर एंड्रयू सोचते थे कि मैरिज जो है एक आइडियलिक स्टेज है, यानी कि इसमें इंसान बहुत हैप्पी रहे, पीसफुल, यानी शांति से अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहे। येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम। और उनके दिमाग में वो इस कंक्लूजन पे आए कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ क्रिस्टीन के साथ ही खुश रह सकते हैं और उसी के साथ शादी करना चाहते हैं और इसी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन। और वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे थे कि क्रिस्टीन कैसे उन्हें देखती है और उसकी आईज कैसे शाइन हो जाती है, और फाइनली अपने दिमाग में वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि भले ही उनकी क्रिस्टीन से कितनी ही डिस्कशन हुई है, कितनी भी लड़ाई हुई है, एट द एंड ऑफ द डे वो क्रिस्टीन से ही शादी करना चाहते थे क्योंकि उन्हीं के साथ वो एक पीसफुल मैरिड लाइफ देखना चाहते थे फ्यूचर में क्रिस्टीन के साथ। कौन? डॉक्टर एंड्रयू। It was a conflict between his level, doubting mind and his overflowing heart, which left him resentful and confused. तो उनके दिल और दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट यानी जब दो लोगों के व्यूज आपस में मैच नहीं करते, तो उनका माइंड और उनका जो हार्ट था, दिल था, दोनों में लड़ाई चल रही थी। दिमाग में क्या था? दिमाग में वो सारी बातें थी जो उन्होंने कार्डिफ स्टेशन पे देखी थी कि कपल्स लड़ रहे हैं, अनहैप्पी मैरिजेस और ये सब। और दिल में क्या था? दिल में कौन थी? उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन थी, जिसको वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो बेसिकली उनका दिमाग और दिल आपस में बहुत कन्फ्लिक्ट कर रहा था, आपस में लड़ाई कर रहा था कि कौन सही है कौन गलत, और इस वजह से वो बहुत कन्फ्यूज्ड फील कर रहे थे और रिसेंटफुल फील कर रहे थे। रिसेंटफुल यानी कि एक्सप्रेसिंग बिटरनेस, यानी उनके मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट भी आ रही थी और बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, यानी कि वो उस सिचुएशन में बहुत डिस्टर्ब्ड थे। He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी चिन जो है अपने चेस्ट पे सिंक कर दी, यानी अपनी गर्दन लटका के बैठ गए क्योंकि वो बहुत टेंस थे, बहुत दुखी थे। अपने पैर स्ट्रेच कर लिए, यानी कि आराम से लंबे करके बैठ गए। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली यानी कि थिंकिंग ऑफ पेनफुल मेमोरीज। तो वो जो किचन फायर में किचन फायर के साइड में बैठे हुए थे, वहाँ पे बस फायर को देख रहे थे और ब्रूडिंगली देख रहे थे, यानी वो पुराने सारे थॉट्स और वो मेमोरीज क्रिस्टीन के साथ थे, वो बस सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे और बहुत अपना मुंह लटका के बैठे हुए थे क्योंकि बहुत टेंस्ड थे। He remained like this so long, and his thoughts were so filled with Christine that he started when the old woman opposite suddenly addressed him. वो इतना ज़्यादा इन थॉट्स में खो चुके थे और कंटिन्यूसली उस फायर को देखे जा रहे थे कि एक बार भी मूव नहीं हुए। वो सिर्फ तभी मूव हुए, ही स्टार्टेड यानी कि ही मूव्ड, वो सिर्फ तभी मूव हुए जब ओल्ड वुमेन यानी कि जब सूजन की मदर ने उनको एड्रेस किया, यानी कि उनको बुलाया, उनको पुकारा। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। अब हर कौन है ये? यहाँ पे ये सूजन की मॉम की बात हो रही है, और मेडिटेशन यानी कि यहाँ पर मेडिटेशन यानी कि उसकी मदर के थॉट्स की बात हो रही है। तो बोल रहे हैं हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स। तो जैसे कि बताया गया था कि किचन में कौन कौन बैठे हुआ था, डॉक्टर एंड्रयू बैठे हुए थे और सूजन की मदर बैठी हुई थी। और डॉक्टर एंड्रयू के दिमाग में वो सब डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, और उसी के ऑपोजिट थॉट्स चल रहे थे सूजन की मॉम के दिमाग में, क्योंकि वो टेंस थी अपनी बेटी के बारे में कि उनकी बेटी अच्छे से तो डिलीवरी कर लेगी, उसकी हेल्थ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बेबी भी हेल्दी पैदा होगा। तो ये सारी टेंशन्स जो थी उसके दिमाग में थी, किसकी? सूजन के मॉम के माइंड में। तो बेसिकली डिफरेंट कोर्स क्या है कि दो लोग एक जगह बैठे और दोनों के दिमाग में अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं, ये बात यहाँ बताई जा रही है। Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon this child, Dr. Back. तो ये जो स्टेटमेंट है ये बात कौन बोल रहा है? ये बोल रही है सूजन की मॉम डॉक्टर एंड्रयू को। तो सूजन की मॉम डॉक्टर एंड्रयू को बोलती हैं कि डॉक्टर सूजन चाहती है कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए अगर क्लोरोफॉर्म बेबी को हार्म करते। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? एक इंजेक्शन होती है, उसमें दवाई डालते हैं एंड इंजेक्शन, वो दवाई मदर को इंजेक्ट कर दी जाती है ताकि मॉम जो है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए। तो डॉक्टर बोलते सूजन की मॉम कहती है कि डॉक्टर सूजन कह रही है कि अगर ये क्लोरोफॉर्म आप बेबी को हार्म करेगा तो आप ये मुझे मत दो, क्योंकि
वो बहुत टेंस थी क्योंकि वो बिल्कुल ऑफुली बहुत बुरी तरीके से इस चाइल्ड पे सेट अपॉन है, यानी स्टक है। यानी सूजन को ये बच्चा किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। 20 साल बाद उसको पहला बेबी हो रहा है तो चाहिए, तो उसको किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो उसने अपनी मॉम के थ्रू डॉक्टर को बुलवाया कि अगर ये क्लोरोफॉर्म बेबी को कोई हार्म करेगा तो मुझे ये क्लोरोफॉर्म नाम का बेहोशी वाली दवाई मत दो। Her old eyes warmed at the sudden thought. She added in a low tone, "Hey, we all are, I fancy." तो बहुत देर तक वो थॉट करती है, कुछ सोचती है और फिर डॉक्टर से बोलती है कि डॉक्टर, वी ऑल आर, आई फैंसी, मतलब और सूजन के साथ हमको भी ये बच्चा चाहिए, हम लोग डेस्परेटली इस बेबी के लिए वेट कर रहे हैं। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ, कलेक्टेड यानी कि रीगेन्ड सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ खोया हुआ था अपने थॉट्स में, फिर फाइनली उसने अपने आप को कलेक्ट किया, अपना सेल्फ कंट्रोल पाया डॉक्टर एंड्रयू ने विद एन एफर्ट, और बोला इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली। तो बोला कि नहीं, ये एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया जो है, ये दवाई कोई हार्म, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, कुछ नहीं होगा इससे। देल बी ऑल राइट, देल कौन, मदर एंड द बेबी, दोनों माँ और बच्चा अच्छे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों हेल्दी रहेंगे। Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. तो टॉप लैंडिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी और वहाँ पे छोटा सा रूम था, तो जो ये जगह थी इसको हम कहते हैं लैंडिंग, टॉप लैंडिंग। तो फाइनली दोनों, अभी एंड्रयू और सूजन की मॉम बात ही कर रहे थे और सडनली ऊपर से नर्स जो मिडवाइफ थी उसकी आवाज़ आती, वो टॉप लैंडिंग से यहाँ से खड़े होके आवाज़ लगाती कि जल्दी आओ, यानी कि अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि फाइनली सूजन की डिलीवरी का टाइम आ गया है। अब एंड्रयू ग्लैंस्ड द क्लॉक, ग्लैंस यानी कि लुक्ड, उसने घड़ी में देखा कि क्या टाइम हो रहा है, विच नाउ शोड 3:30। तो घड़ी में कितना टाइम बज रहा था, 3:30 बज रहे थे रात के। ही रोज एंड वेंट टू द बेडरूम, रोज यानी कि राइज, उठा और गया, रोज राइज का पास्ट टेंस वर्ड है। तो जैसे ही उसने घड़ी में देखा 3:30 बजे और उसको ऊपर से नर्स की आवाज आई, वो बस उठा और जल्दी से ऊपर बेडरूम की तरफ गया। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि जल्दी से अब वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। एन आवर elapsed, 1 घंटा बीत गया यानी कि पास्ट। It was a long harsh struggle. Then at first streaks of dawn straight past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. तो उसने 1 घंटे तक बहुत मशक्कत करी, बहुत एफर्ट लगाया, एंड फाइनली 1 घंटे बाद बेबी हुआ। और क्या बता रहे हैं, ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अ स्क्रीन फॉर अ विंडो स्पेशली वन ऑन अ रोलर और मेड ऑफ स्लैट्स। तो बोल रहे हैं कि जैसे कर्टन्स होते हैं, कर्टन के ऊपर जो ये जो एरिया होता है जहाँ से खिड़की की थोड़ी सी लाइट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पास ब्रोकन एजेस ऑफ ब्लाइंड बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही सूरज की पहली किरण वो कर्टन के ऊपर से ब्लाइंड में से आई कमरे में, उसी सूरज की पहली किरण, पहली लाइट के साथ ही वो बेबी भी पैदा हुआ। लेकिन बेबी कैसे पैदा हुआ, लाइफलेस यानी कि डेड, उसमें जान नहीं थी, वो बेबी लाइफलेस यानी स्टिल बॉर्न बेबी पैदा हुआ था। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. Gazed का मतलब होता है stared। जैसे ही उसने बच्चे को, एंड्रयू ने घूर के देखा, still form यानी कि still born baby, एक dead baby को उसने देखा। A shiver of horror passed over Andrew, यानी कि वो डर के मारे कांपने लगा। क्यों, क्योंकि उसने आफ्टर ऑल ही हैड प्रॉमिस, उसने उस बूढ़ी औरत से, सूजन की मॉम से, जो मॉर्गन से, सबसे प्रॉमिस किया था कि टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा। His face heated with his own exertions chilled suddenly. His face यानी डॉक्टर एंड्रयू का जो चेहरा था, जो अपने exertions यानी अपनी पर्सनल लाइफ, क्रिस्टीन के बारे में जो टेंशन से भरा हुआ था, वो सडनली चेंज हो गया और चिल्ड यानी ठंडा पड़ गया डॉक्टर एंड्रयू का चेहरा उस डेड बेबी को देखकर। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother. अब डॉक्टर एंड्रयू बहुत हेजिटेट हो गया, यानी कि बिल्कुल हिचकिचाने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके हाथ में वो स्टिल बॉर्न डेड बेबी था और दूसरी तरफ मदर थी, यानी सूजन खुद थी, उस बच्चे की माँ,
जो उस हालत में भी नहीं है कि वो उठ पाए, यानी कि उसकी भी पल्स जा रही थी, उसकी भी समझो हार्ट बीट जा रही थी, उसने अभी भी डिलीवरी करी है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, बेसिकली कंफ्यूज हो गए थे डॉक्टर एंड्रयू को वो किसको अटेंड करे, पहले बच्चे को अटेंड करे कि माँ को अटेंड करे, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ थी। Who was here in the desperate state? The dilemma was so urgent that he did not solve it consciously. तो वो बेसिकली डिलेमा में पड़ गया डॉक्टर एंड्रयू, यानी कि कंफ्यूजन में पड़ गया कि वो क्या करे और किसको अटेंड करे, पहले बेबी को कि पहले मॉम को। Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed. तो ब्लाइंडली यानी उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, इंस्टिंक्टिवली यानी कि जो चीज़ नेचुरल रिएक्शन निकला, उसने सिर्फ बेबी फटाफट उस नर्स को हाथ में पकड़ाया और जल्दी से दौड़ के गया सूजन की तरफ, क्योंकि वो कोलैप्स्ड यानी बिल्कुल बेहोश जैसे पड़ी हुई थी, और उसको पहले उसने सोचा कि पहले मैं माँ को ट्रीट करता हूँ। ऑलमोस्ट पल्सलेस, तो जो सूजन थी वो ऑलमोस्ट पल्सलेसली यानी कि उसकी समझो जैसे सांसें जा रही थी, यानी उसकी ब्रीदिंग कम होती जा रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द एथर अपॉन हर साइड। एथर क्या होता है? यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। तो फटाफट उसने एथर नाम का एनेस्थेटिक इंजेक्शन, ये जो दवाई थी, सूजन को दी ताकि वो थोड़ा सा ब्रीथ कर पाए और उसके अंदर थोड़ी जान आ पाए। रिसस्केट का मीनिंग यहाँ पे क्या था? रिवाइव समवन फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, यानी कि किसी को बेहोशी की हालत से निकालना, रिवाइव करना, ठीक करना। तो इसीलिए कंफ्यूज था वो दोनों, माँ और बच्चे के बीच में। तो फाइनली यहाँ पर उसने एथर नाम का ये जो मेडिसिन थी किसको दी? सूजन को दी, एंड उसको उसने माँ को ट्रीट करना पहले डिसाइड किया। His haste was desperate, a frantic race against her ebbing strength. Haste मतलब क्या होता है? जो चीज़ जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करी जाए, जिसमें बहुत स्पीड होती है और अर्जेंटली हम जो काम करते हैं। फ्रैंटिक यानी जो चीज़ हरिड, एक्साइटेड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। जो जब आप कोई चीज़ जल्दबाजी में करते हो तो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते हो, डिसऑर्गेनाइज तरीके से। कोई भी चीज़ यहाँ गिर गई, कोई वहाँ गिरी है, जल्दी कोई सामान उठाया, कोई उधर गिर रहा है। तो वो क्या कर रहा था? सब कुछ बहुत हेस्टीली यानी जल्दबाजी में कर रहा था, और फ्रैंटिक तरीके से यानी अनऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि उसको बच्चे को भी जाके ट्रीट करना था। एबिंग हिज स्ट्रेंथ, एबिंग यानी कि ग्रेजुअली डिक्रीज। इन सब में उसकी जो स्ट्रेंथ थी, डॉक्टर एंड्रयू की ताकत जो थी वो कम होती जा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत टेंस थे और टायर्ड थे, और अब इस अपराध के 3:30-4 बज चुके हैं, एंड अब इनफैक्ट 5 बज गए हैं सुबह के अब तो, क्योंकि सुबह हो गई है, लाइट आ गई है सूरज की, सन की। तो वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, उनकी स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे कम हो रही है। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास ऑफ एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। उन्होंने 1 सेकंड के अंदर ये एम्प्यूल उठाई, जो इंजेक्शन के लिए हम जो दवाई यूज़ करते हैं जिसमें हम इंजेक्शन डालते हैं, तो ये इस तरीके से इसको एम्प्यूल और इंजेक्शन सिरिंज कहते हैं। उन्होंने बस 1 सेकंड में ये एम्प्यूल उठाया, उसमें इंजेक्शन डाली और जल्दी से ये इंजेक्ट कर दी मेडिसिन किसके अंदर? सूजन के अंदर। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पैरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमन। हाइपोडर्मिक क्या होता है? रिलेटिंग टू द रीजन इमीडिएटली बीनीथ द स्किन। अनस्पेरिंगली, अनकाइंडली, फ्लैसिड यानी लाइफलेस एंड वीक। तो सूजन कैसी थी? फ्लैसिड हो रही थी, यानी बिल्कुल लाइफलेस और वीक कंडीशन में थी। उन्होंने बिल्कुल निर्दयी तरीके से यानी दया नहीं करी, बस जल्दी से उन्होंने एम्प्यूल में इंजेक्शन डाली और ये दवाई उसके अंदर इंजेक्ट करी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था कि मुझे जल्दी से अभी बेबी को भी देखना है। After a few minutes of feverish effort, her heart strengthened. He saw that he might safely leave her. थोड़ी देर दवाई देने के बाद, कुछ मिनट्स के बाद ही, और जो उन्होंने जब ये जो स्ट्रेंथ यूज़ करी है डॉक्टर ने, वो फीवरिश स्ट्रेंथ यूज़ करी है, यानी कि उनको लिटरली डॉक्टर को बुखार जैसा फील आने लगा था, फीवर आने लगा था, जो उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ यूज़ करी है सब चीज़ें करने में। फिर फाइनली कुछ मिनट्स के बाद उन्होंने देखा कि सूजन का हार्ट स्ट्रेंथन हो गया, यानी कि अब वो अच्छे से थोड़ा ब्रीथ कर पा रही है, थोड़ी उसके अंदर लाइफ आ गई है, और अब डॉक्टर उसको सेफली यहाँ पे थोड़ी देर, कुछ देर छोड़ सकते हैं, और अब वो जल्दी से जाके किसको देखेंगे? बेबी को। He swung around in his shirt sleeves, his hair sticking to the damp brow. उन्होंने जल्दी से मुड़े और उनकी जो स्लीव्स थी वो मोड़ी फटाफट, और उनको इतना पसीना आ चुका था कि जो उनके आईब्राउज थे वो डैम्प हो गए थे, यानी गीले हो गए थे, और उनके बाल आके उनके आईब्राउज पे चिपक चुके थे। यानी इन सब से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे थे मदर और बेबी की जान बचाने के लिए। Where's the child?
द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर। तो एंड्रयू पूछते हैं वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है? तो जो मिडवाइफ थी, जो नर्स थी, उसने बहुत फ्राइटेंड यानी डरे हुए जेस्चर से, इशारे से, सिग्नल से दिखाया कि वहाँ है। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। उसने बच्चे को कहाँ रख दिया था? कुछ न्यूज़पेपर्स बिछा के बेड के नीचे रख दिया था। और क्यों रखा था? क्योंकि उसने देखा कि बेबी तो डेड है, स्टिल बॉर्न है, तो उसने बेड के नीचे न्यूज़पेपर्स के ऊपर रख दिया। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ट डाउन। एक सेकंड के अंदर, फ्लैश के अंदर ही एंड्रयू नेल्ट डाउन यानी अपने नीज पे झुका, घुटनों पे झुका उस बेबी को उठाने के लिए बेड के नीचे से। फिशिंग अमंग्स द सॉडन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड। सॉडन मतलब सोक्ड विद वाटर, जो गीले पेपर्स हो चुके होते हैं, बिल्कुल नम पेपर्स, न्यूज़पेपर्स होते हैं वो। तो उन्होंने देखा कि जो सॉडन गीले न्यूज़पेपर्स के ऊपर वो बच्चा जो था वो पड़ा हुआ था, और वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे। तो फिशिंग अमंग्स द सॉडन मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स से जैसे वो फिशिंग करके उस बेबी को निकाल रहे थे। और उन्होंने जल्दी से बेबी को निकाला और क्या देखा कि वो बेबी कौन है? एक बॉय। वो एक बॉय पैदा हुआ था, परफेक्टली फॉर्म्ड, यानी कि जो उसके हाथ, पैर, सर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, जो उसके जो आईज, नोज थे, सब परफेक्टली फॉर्म थे। यानी ऐसा नहीं था कि कोई भी उसके बच्चे के लिम्स जो हैं, हाथ पैर आड़े टेढ़े हैं, कुछ नहीं। बच्चा पैदा हुआ बॉय और परफेक्टली फॉर्म्ड, यानी बिल्कुल परफेक्ट बेबी बॉर्न हुआ था। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो। तो अब यहाँ बेबी की बॉडी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बेबी की बॉडी कैसी थी? लिम्प थी, यानी हॉबल कर रही थी, यानी कि क्योंकि जान नहीं थी उसमें तो वो इधर उधर ऐसे हो रही थी, हॉबल कर रही थी, यानी लाइफलेस थी। वार्म बॉडी क्योंकि वो अभी बॉर्न हुआ, अभी पैदा हुआ, तो उसकी बॉडी कैसी थी? गर्म हो रही थी। एज वॉज वाइट, और पूरा फेस कैसा था बच्चे का? पूरा वाइट हो चुका था। और सॉफ्ट था बेबी, किसकी तरह? टैलो की तरह। टैलो बेसिकली एक वैक्स मटेरियल होता है। ये एक ऐसा हार्ड फैट होता है जो एनिमल्स का फैट होता है, जिसको मेल्ट करके हम सोप्स बनाते हैं और कैंडल्स बनाते हैं। तो बेसिकली वैक्सी मटेरियल होता है, वैक्स जैसा दिखता है। तो वो कह रहे थे कि बेबी इतना सॉफ्ट था कि वो टैलो जैसा दिख रहा था, यानी वैक्स जैसा फील हो रहा था। द कॉर्ड हेस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम। अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है ये एम्बिलिकल कॉर्ड, जो बेबी के नेवल से मॉम तक, मॉम की बॉडी से कनेक्टेड होती है। तो उन्होंने वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हेस्टिली यानी फटाफट से डॉक्टर ने जो एम्बिलिकल कॉर्ड है इसको स्लैश किया यानी कट किया और वहीं पे फेंक दिया। वो एक स्टेम की तरह, एक कटी हुई स्टेम की तरह वहीं ज़मीन पे पड़ी हुई थी। बेसिकली ये जो कॉर्ड होती है इसको कट किया जाता है मॉम से बेबी को डिटैच करने के लिए, यानी कि अलग करने के लिए, और ये एक मेडिकल प्रोसीजर है, बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेम को रख लेते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन अब डॉक्टर के पास ये एम्बिलिकल कॉर्ड को देखने का भी टाइम नहीं था, उन्होंने बस कट करी और एक ज़मीन पे बस फेंक दी, क्योंकि उनको बेबी को जिंदा करना था। द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर, स्मूथ एंड टेंडर। जो बेबी की स्किन थी बहुत लवली टेक्सचर की थी, बहुत स्मूथ थी, टेंडर थी, यानी कि बहुत सॉफ्ट थी। The head lolled on the thin neck, the limbs seemed boneless. अब उसका जो हेड कैसा था बेबी का, वो लॉल्ड था। लॉल्ड यानी हैंग लूजली, क्योंकि वो डेड बेबी था तो उसके बेबी के जो हेड में जो कोई भी जान नहीं थी, वो इधर उधर लूजली, इधर उधर कैसे भी उसके बेबी का हेड हो रहा था। और द लिम्स सीम्ड बोनलेस। लिम्स यानी जो उसके हाथ पैर थे बच्चे के, वो ऐसा लग रहा था बोनलेस है, यानी कि उनमें कोई हड्डियां ही नहीं है, ऐसे लूज पड़ी हुई थी, क्योंकि वो एक स्टिल बॉर्न बेबी था। Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. अभी भी जो एंड्रयू है वो नील डाउन किया हुआ है, यानी ज़मीन पर ही अपने घुटनों पे बैठा हुआ है। वो हैगर्ड फ्राउन यानी कि एग्जॉस्टेड एंड अनवेल, क्योंकि चेहरा कैसा है इस वक्त एंड्रयू का, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत थका हुआ है। अनवेल यानी उसे बुखार जैसा, फीवर जैसा आ रहा है, और वो इस कंडीशन में उस बेबी को घूर घूर के देख रहा है कि इसको मैं कैसे जिंदा करूँ। द वाइटनेस meant only one thing, asphyxia pallida, and his mind unnaturally tense. तो ये जो चेहरा जो उसका बच्चे का पूरा वाइट हो रहा था, यूजुअली जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा रेडिश पिंकिश कलर का होता है, क्योंकि बच्चा जिंदा होता है, अलाइव होता है, लेकिन ये बेबी डेड बेबी पैदा हुआ था, तो इसका चेहरा पूरी तरीके से वाइट था। तो इस वाइट चेहरे को देख के डॉक्टर एंड्रयू ने एक चीज़ गेस करी कि हो सकता है
एस्फेक्सिया पैलिडा नाम की प्रॉब्लम इसके साथ हो गई है। एस्फेक्सिया का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू ब्रीथ, जब आप सांस नहीं ले पा रहे हो। और पैलिडा का मतलब होता है अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, यानी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हो क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है। तो डॉक्टर ने बेबी के चेहरे की व्हाइटनेस देख के ये चीज गेस करी कि हो सकता है बेबी डेड नहीं है, इसको एस्फेक्सिया पैलिडा हो गया, यानी कि इसकी बॉडी में इसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन की कमी हो गई है। Raced back to a case he once had seen in the Samaritan to the treatment that had been used। तो ये जो चीज इन्होंने गैस करी बेबी को देख के, ये कैसे गैस करी? क्योंकि उन्होंने पहले भी इस तरीके का एक केस, इस तरीके का एक सिचुएशन देखी हुई थी समारिटन नाम की जगह पे, जहाँ पे ऐसे ही किसी पेशेंट को जिंदा करा गया था, उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई थी। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और जल्दी से वो अपनी फीट पे आया, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और क्या बोला उसने? गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स। तो उसने नर्स को थ्रू आउट किया, यानी चिल्लाकर बोला कि जल्दी से मुझे एक बेसिन में गर्म पानी लेकर आओ और एक बेसिन में मुझे बहुत ठंडा पानी लेकर आओ। बेसिन यानी कि बड़े बड़े बोल्स में। एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक, तो उसने बोला जल्दी से बेसिन्स भी लेके आओ और जल्दी करो, देर मत लगाओ। बट डॉक्टर, शी faltered, her eyes on the pallid body of the child। जैसे ही डॉक्टर ने उसको बोला लेकर आओ, तो वो बोलती है बट डॉक्टर, ये तो पैलेड, ये फाल्टर्ड है, यानी वो हेजिटेट होके बोलती है कि बच्चा जो है वो पैलेड है। पैलेड यानी बच्चे के पेल फेस को और उसकी इस कंडीशन को देख के वो बोलना चाहती थी कि पर डॉक्टर बच्चा तो मरा हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता। पर डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी नर्स की और बोला क्विक, बस जल्दी जाओ और जो भी चीज़ें मैंने लाने को बोली है जल्दी लेकर आओ। Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration। उन्होंने, डॉक्टर ने जल्दी से एक ब्लैंकेट निकाला और उसके ऊपर बेबी को लिटा दिया और एक स्पेशल मेथड यूज किया रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट कराने के लिए, सांस लेने के लिए, ब्रीद करने के लिए बच्चे को उन्होंने एक स्पेशल मेथड यूज करा। द बेसिन्स अराइव्ड, द ewer, द बिग आयरन केटल। ewer यानी कि अ लार्ज जग विद अ वाइड माउथ फॉर्मरली यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर। तो बेसिकली इसको हम ईवर कहते हैं। ये एक बड़ा सा जग होता है, इसका बड़ा सा माउथ होता है, यानी कि इसकी ओपनिंग बड़ी सी होती है, इसमें हम क्या रखते हैं? वाटर रखने के काम आता है। तो जल्दी से वो नर्स वहाँ पे बेसिन्स ले आई, ये बड़े बड़े जग्स लेके आ गई और ऐसा केटल लेके आ गई जिसमें वो गर्म पानी था जो डॉक्टर ने मंगवाया था। Frantically he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear। Frantically यानी जल्दी से डॉक्टर ने एक बेसिन में ठंडा पानी रखा और दूसरे बेसिन में गर्म पानी रखा, और उतना ही गर्म पानी रखा जितना डॉक्टर बेयर कर पाए, यानी कि टॉलरेट कर पाए, गर्म पानी अपने हाथ पे बर्दाश्त कर पाए। Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath। Like a juggler, अब डॉक्टर ने क्रेजी बन गए, यानी बिल्कुल पागलों की तरह। जगलर कौन होता है? जैसे सर्कस में हम जगलिंग करते हैं, जिसको हम देखते हैं कि जो बॉल्स जगल करता है, इधर से उधर इधर से उधर जो जगलिंग करता है, उस पर्सन को हम जगलर कहते हैं। तो डॉक्टर ने क्या किया? ये गर्म, ये कोल्ड वाटर था और ये था हॉट वाटर का बेसिन। तो डॉक्टर ने क्रेजी इंसान की तरह, जगलिंग की तरह बेबी को पहले ठंडे पानी में डाला, फिर उठा के गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में। तो ये वो मेथड यूज कर रहे थे कि हो सकता है ये करने से बेबी को सांस उसकी वापस आ जाए, वो ब्रीथ करने लग जाए, अलाइव हो जाए। 15 मिनट्स पास्ट, और ये सब डॉक्टर कितने मिनट्स तक करते रहे? एक पानी से दूसरे पानी में 15 मिनट तक ये मेथड उन्होंने यूज किया। Sweat was running now running into the Andrew's eyes, blinding him। अब डॉक्टर 15 मिनट तक ये करते रहे और इतना थक गए कि जो पसीना है लिटरली उनके सर से उनके आंखों में आने लगा, और वो ब्लाइंडिंग यानी कि पसीना उनके आंखों में इतना आने लगा कि वो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था, वो इतना थक गए। One of his sleeves hung down dripping, और उनकी जो स्लीव्स थी वो ऐसे लटक रही थी और उनमें से ड्रिपिंग यानी पसीना बह रहा था। इतना एफर्ट लगा चुके थे डॉक्टर उस बच्चे को जिंदा करने के लिए। His breath came pantingly, और वो तेज तेज सांस ले रहे थे, वो थक गए थे, उसे हम पैंटिंगली कहते हैं। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लैक्स यानी कि लूज बॉडी।
तो डॉक्टर की सांस फूलने लगी, उनकी इतनी हालत खराब होने लगी, लेकिन उस बच्चे की जो लूज बॉडी है, जो डेड बॉडी है, उसमें एक सांस नहीं आई, एक भी ब्रेथ नहीं आई। A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness। और डॉक्टर को लगने लगा कि मैं डिफीट हो गया हूँ, यानी कि शायद मैं हार गया हूँ, और होपलेसनेस यानी अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वो बहुत निराश हो गए थे और बहुत दुखी हो गए थे बेबी को डेड देख के। He felt the midwife watching him in stark consternation while there pressed back against the wall where she had all time remained। तो उन्होंने देखा डॉक्टर एंड्रयू ने कि जो मिडवाइफ थी, जो नर्स थी, वो स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन से उन्हें देख रही। स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन का मतलब ये होता है, स्टार्क मतलब कंप्लीट, यानी कंटिन्यूसली उन्हें पूरी तरीके से डॉक्टर को देखी जा रही है, और कॉन्स्टर्नेशन अ फीलिंग ऑफ एंजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्साइटेड। तो बेसिकली जो नर्स थी वो डॉक्टर को वहाँ पे कैसे देख रही थी, इस तरीके से, इस उन नज़रों से देख रही थी कि डॉक्टर आप ये सब मत करो, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं है, बच्चा डेड है, आप कितनी भी कोशिश कर लोगे वो जिंदा नहीं होगा। और जो सूजन की मदर थी वो एक दीवार से सट के एक वॉल के अगेंस्ट वहाँ पे खड़ी हुई थी, प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल अंडर विच शी रिमेन्ड, हर हैंड प्रेस्ड हर थ्रोट। तो सूजन की मॉम क्या कर रही थी, अपने गले को, अपने थ्रोट को इस तरीके से दबा रही थी। क्यों? क्योंकि वो देख रही थी कि बेबी मरा हुआ है, स्टिल बॉर्न है, और डॉक्टर इतनी कोशिश कर रहे हैं तभी भी उसके अंदर जान नहीं आ रही है। तो बेसिकली वो रोना चाहती थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और अपने गले को वो पकड़ के अपने क्राई को, अपनी आवाज़ को शायद कंट्रोल कर रही थी। अटरिंग नो साउंड, उसके मुँह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी उसकी मॉम के मुँह से। हर आईज बर्निंग अपॉन हिम, आईज बर्निंग अपॉन हिम यानी लुकिंग इंटेंटली, वो कंटिन्यूसली बस डॉक्टर को उस उम्मीदों से देख रही थी कि प्लीज इस बच्चे को जिंदा कर दो। वॉज द ओल्ड वुमन, ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर द ग्रैंड चाइल्ड एज ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर द चाइल्ड। लॉन्गिंग मीन्स वेटिंग या डिजायर। तो डॉक्टर उस माँ को देख के क्या सोचता है कि ये जो बूढ़ी औरत है 70 साल की, ये कितना लॉन्ग, कितनी इच्छा है इसको अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी अपने नाती को देखने के लिए, अपने पोते को देखने के लिए, और उससे ज़्यादा सूजन में कितनी लॉन्गिंग है, कितनी डिज़ायर है, कितना चाहती है वो। 20 साल के बाद वो पहली बार मदर बनी है, मदर बनने वाली है, तो वो कितना चाहती है मॉम बनना और एक बच्चे को अपने गोदी में देखना। तो ये सब थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे उस लेडी को और सूजन को देखकर। किसके माइंड में? डॉक्टर और एंड्रयू के माइंड में। All dashed away now, futile, beyond remedy. The floor was now in a draggled mess. Dashed away का मतलब क्या होता है? Ended, सब खत्म। Futile का मतलब क्या होता है? Useless efforts, यानी जितनी भी आप मेहनत करो वो useless जा रही है, किसी काम की नहीं जा रही है। Remedy यानी अब कोई रेमेडी, कोई दवा भी उस पर काम नहीं हो रही। The floor was now in draggled mess. Draggled यानी dirty और wet। तो यहाँ पे क्या सोचा एंड्रयू ने सोचा सब डैश्ड अवे हो गया, यानी सब खत्म हो गया, सब फ्यूटाइल हो गया, यानी सारी जो उसकी मेहनत थी, उसने बेबी को जिंदा करने में जो यूज़ करी थी, सब वेस्ट गई, किसी काम की नहीं गई। कोई रेमेडी, कोई दवा, सारे मेथड्स सब जो उसने यूज़ कर लिए, अब कुछ काम नहीं आ रहे बेबी पे। और जो पूरा कमरा था वो ड्रैगल्ड हो गया, यानी कि डर्टी और वेट हो गया। हर जगह पानी पानी, गंदगी, गीले न्यूज़पेपर्स, हर जगह गंदगी और मैस हो गई थी पूरे कमरे में। Stumbling over a sopping towel, Andrew almost dropped the child, which was now wet and slippery in his hands like a strange white fish. Stumbling यानी कि tripping और losing balance, जब आप ट्रिप करते हो यानी कि फिसलते हो ज़मीन पे। Sopping यानी कि एक ऐसी चीज़ जो भर गई है लिक्विड से। तो वहाँ पे एक गीला सा टावल पड़ा हुआ था जिसपे बेबी को उन्होंने लिटाया था और यूज़ किया था ट्रीटमेंट के लिए। तो एक बार तो ऐसी हालत हो गई कि जो डॉक्टर एंड्रयू थे वो ट्रिप करने वाले थे। यहाँ पे मतलब इससे ये पता चल रहा है कि रूम कितने मेस में था और डॉक्टर गिरने वाले थे बेबी को लिए, और क्योंकि उनके हैंड्स भी बहुत स्लिपरी हो गए थे, फिसल रहे थे। लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, यानी कि एक फिश कैसी होती है जो बहुत स्लिपरी सी होती है, उसको उठाओ तो हाथ से फिसल जाती है, उस तरीके से बेबी भी गिरने वाला था बट नहीं गिरा। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर whimpered the midwife, it's still born। तो अब यहाँ पे मिडवाइफ जो नर्स होती है वो क्या बोलती है डॉक्टर से? फॉर मर्सी सेक, यानी भगवान के लिए डॉक्टर
छोड़ दो उस बच्चे को अब, क्योंकि वो बच्चा स्टिल बॉर्न है, यानी कि डेड बेबी है, वो जिंदा नहीं हो रहा। आप इतनी देर से कोशिशें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। विम्पर्ड यानी से समथिंग इन लो फीबल वॉइस दैट एक्सप्रेसेस पेन और अनहैप्पीनेस। तो वो डर डर के और पेन में और बहुत टेंशन में होकर डॉक्टर से कहती है कि भगवान के लिए डॉक्टर इस बच्चे को आप छोड़ दो, क्योंकि ये स्टिल बॉर्न है, इसमें जितने भी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं वो सब वेस्ट जा रहे हैं। एंड्रयू डिड नॉट हीड हर। एंड्रयू ने मिडवाइफ की डिड नॉट हीड हर यानी डिड नॉट लिसन हर, उसकी एक बात नहीं सुनी, ना उसकी बात पर ध्यान दिया। सो चिल्ड्रन, आगे क्या होता है स्टोरी में ये हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो है इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहाँ पे हमारे चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। आगे चैप्टर में क्या होता है, बेबी को कैसे वो रेस्क्यू करते हैं डॉक्टर, कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और फैमिली मेंबर्स की क्या सिचुएशन होती है, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और स्टे सेफ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए आपके घर तक क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ रहा है और पार्ट 2 भी जल्द ही आपके घर में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।